चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें, शुरुआत हो रही है आपकी हार्डली से। देखो पहले इसका सेंस समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हार्डली डिड द टीचर लीव द रूम। टीचर जो टीच नहीं होगा, यहाँ पर जो है आपका टीचर हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन का एरर था। चलिए, तो हार्डली डिड द टीचर लीव, ठीक है, हार्डली डिड द टीचर लीव द रूम देन द प्यूपिल स्टार्टेड मेकिंग नॉइज। मतलब ये है कि टीचर जो है अपना रूम छोड़ के गई ही नहीं थी कि बच्चे ने क्या किया, बच्चों ने आवाज करना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें एरर देखो आप दोस्तों, हार्डली जो वर्ड है, मैंने आपको बताया था कि ये जो हार्डली वर्ड होता है ये किसको फॉलो करता है। ये हार्डली आपका जो वर्ड है ये हमेशा रूल ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करता है। और रूल ऑफ इन्वर्जन हमारा क्या कहता है कि जब भी आपका हार्डली आया तो उसके बाद आपको लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लगाना है? ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा दोस्तों? सब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद फिर मेन वर्ब। क्या आएगा? मेन वर्ब। और इस स्ट्रक्चर में अगर यहां पर पास्ट टेंस कहीं पर आ गया, जैसे ये देखो, इसमें कहीं पर पास्ट टेंस की अगर कोई बात हो रही है तो पास्ट टेंस में हम लोग केवल पास्ट परफेक्ट लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट। मतलब अगर ऑक्सिलरी वर्ब आया तो वो क्या आएगा? हैड आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा? हैड आएगा। और अगर वर्ब आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। मतलब ये अगर आपका यहाँ पे कहीं पे पास्ट सेंस में आया तो पास्ट सेंस में सिंपल पास्ट नहीं लगता है, डिड कभी नहीं आएगा। अगर पास्ट सेंस में आपका सेंटेंस है तो उस कंडीशन में दोस्तों याद रखो कि पास्ट परफेक्ट ही लगाना है आपको रूल ऑफ इन्वर्जन के अंदर। ठीक, तो देखो ऑक्सिलरी वर्ब हैड आ गया और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप यहां पर देखो तो हार्डली डिड नहीं होता है। ठीक है, डिड नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसके बदले? हार्डली हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्डली हैड द टीचर लीव। लीव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, उसका हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो क्या हो जाएगा आपका? हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द रूम देन द pupil started making noise। तो ये तो था एक रूल आपका, कौन सा? रूल ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, ये आपका था रूल ऑफ इन्वर्जन। दोस्तों एक और रूल इसके अंदर है जिसमें मैं आपसे बताऊंगा कि हार्डली जो है, दोस्तों याद रखना, हार्डली जो है उसके साथ when आता है। ठीक है, हार्डली के साथ देन नहीं आता है। हार्डली के साथ हम लोग देन का यूज नहीं करते हैं, आपको ये भी पूरा याद रखना है। तो हार्डली के साथ क्या आएगा उधर? अगर आपको कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो क्या आएगा? व्हेन। अब वापस देखो तो एक तो ये हो गया रूल ऑफ इन्वर्जन। इसके हिसाब से आप देखो कि हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द रूम, देन आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा और उसके बदले व्हेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? उसके बदले व्हेन। व्हेन आपका सही रहेगा। when the pupil started making noise। ठीक, क्या बताया मैंने? दो रूल्स आप यहाँ पे देखो हमको समझने को मिले। एक तो रूल ऑफ इन्वर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। रूल ऑफ इन्वर्जन ये बोलता है कि हार्डली के बाद अगर आपका पास्ट सेंस में चल रहा है तो आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट लेना है। हार्डली हैड, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद ये हार्डली और जो उसका कॉम्बिनेशन जो है कंजंक्शन, हार्डली और देन नहीं होता है, हार्डली और व्हेन होता है। ठीक है, जब। ठीक है, तो हार्डली और व्हेन कंडीशनल की बात हो रही तो उसमें व्हेन आएगा, देन नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? हार्डली हैड द टीचर लेफ्ट द रूम व्हेन द pupils started making noise। when the pupils started making noise। ठीक है, बच्चों ने क्या करा? नॉइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका मतलब समझते हैं। एज फार द इशू ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट। ठीक है, कब्जा। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कैप्चर या कब्जा। तो एज फार द इशू ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट मतलब कब्जा करना या फिर हासिल करना।
क्या हो जाएगा, हासिल करना, ठीक है, जमीन को हासिल करना। इंक्रोचमेंट इन विलेजेस आर कंसर्न, पीपल विल हैव टू मेक अ स्टार्ट फ्रॉम देयर विलेजेस बाय सेंसिटाइजिंग एंड एजुकेटिंग द विलेजेस अबाउट द इशू। तो जो भी लैंड इंक्रोचमेंट का जो मामला है उसमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को जो है उनको कंसर्न करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, ठीक है, इशू की महत्वता को बताना पड़ेगा कि लैंड इंक्रोचमेंट जो है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखो कि इसके अंदर देखो मीनिंग तो हमने समझा। अब इसमें एज फार द इशू, दोस्तों जब कभी भी एरर कभी भी लगेगा तो इसी तरीके का लगेगा। देखो जो रूल्स हमने पढ़ा है उस रूल्स के हिसाब से ही आपके एरर्स आएंगे। देखो ये जो एज फार अकेला कभी नहीं आता है, ठीक है, हमेशा इसका जो ग्रुप वो ये अगर वर्ड आएगा आपका तो ये हमेशा एज फार एज के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, एज फॉर एज के फॉर्म में आएगा, जो कि अपने आप में क्या है, फ्रेज है। मतलब आप उसमें एज फार अकेला और बाद में एज नहीं आया तो मतलब वो वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो एज फार जो है वो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये आपका एरर पता चल गया, ये वर्ड हम लोग इसको बिल्कुल हटा ही देंगे, लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। ये वाला हमारा एरर आ गया। तो देखो क्या हो जाएगा, या तो क्या होगा एज फार एज, ठीक है, एज फार एज जहां तक की, ठीक है, जहां तक की या यहां तक की, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो एज फार हैज द इशू ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट इन विलेजेस आर कंसर्न। तो ये जहां तक की बात किसकी हो रही है, द इशू की। देखो किसकी बात हो रही है, इशू की। इशू क्या है हमारा, ध्यान दो दोस्तों, सिंगुलर नाउन है। इशू क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। अब देखो इशू ऑफ लैंड इंक्रोचमेंट इशू इन विलेजेस आर कंसर्न। तो ये जो वर्ब आया आपका, ये जो वर्ब आपका आया ये किसके लिए है, ये हेल्पिंग वर्ब इस सिंगुलर नाउन के लिए है। तो आर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये इज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इशू जो है किसकी बात हो रही है, देखो द इशू इज कंसर्न्ड भाई, एज फार एज क्या, व्हाट इज कंसर्न, द इशू इज कंसर्न। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सिंगुलर नाउन को कर रहा है। मतलब इज, आर हट जाएगा आपका, इज आ जाएगा। इशू इज कंसर्न, पीपल विल हैव टू मेक, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई इशू नहीं, अ स्टार्ट करना है फ्रॉम देयर, उनके अपने विलेजेस, अपने गांव से। कैसे, बाय सेंसिटाइजिंग, ये आपके क्या है, ये सेंसिटाइजिंग और एजुकेटिंग जो है ये आपके सेंसिटाइजिंग एंड एजुकेटिंग द विलेजेस, ठीक है। तो ये आपके वर्ब्स हो गए, एजुकेटिंग द विलेजेस अबाउट द इशू। बाकी पूरा करेक्ट है। दो एरर हमको पता चल गई, एक तो ये कि एज फार एज आता है और दूसरा वो कि आर के बदले इज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 8th वाला देखते हैं। देखो 8th क्वेश्चन हमारा है, व्हेन लर्निंग हाउ टू सिंग technique is utmost importance, advise the renowned musician। देखो यहां पे क्या है कि when learning how to sing टेक्निक इज utmost important, मतलब जब हम गाना सीखें तो उस दौरान, उस समय, उस दौरान क्या जरूरी है, टेक्निक बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ये when जो शब्द है आपके दोस्तों, दो वर्ड्स, एक होता है when, ठीक है, एक होता है when, दूसरा होता है while, ठीक है। when और while में देखो क्या डिफरेंस है उसके यूज में, कि when जो है वन एक्शन ओके followed by another एक्शन, ठीक है। वैन में क्या होता है, देखो मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं कि वैन में क्या होता है कि जैसे व्हेन लर्निंग हाउ टू सिंग, मतलब अगर एक एक्शन हुआ तो दूसरा एक्शन उसके बाद में उसको फॉलो होगा, और वाइल का मतलब होता है के दौरान, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बोथ एक्शंस साइमल्टेनियसली, क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक्शन जो है एक साथ हो रही है, एक दूसरे के
ओवरलैप हो रही है, ठीक है। जैसे दौरान, आप उसको सरल तरीके से देखो यहाँ पे कि यहाँ व्हेन के बदले हम लोग क्या लगा देंगे, व्हाइल लगा देंगे। क्यों लगा देंगे व्हाइल? व्हाइल का मतलब होता है दौरान, के दौरान, ठीक है। व्हाइल देखो यहाँ पे क्यों आएगा, व्हेन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि व्हाइल लर्निंग हाउ टू सिंग, जब आप गाना सीखते हो, गाना सीखने के दौरान, मतलब जिस समय आप गाना सीख रहे हो उसी समय जो है आपको टेक्निक जो है वो आपको चाहिए होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि गाना पहले सीख रहे हैं कि टेक्निक उसके बाद में चाहिए। अगर ऐसा कुछ सेंस होता तो व्हेन लगा देते, लेकिन गाना सीख रहे हो उसी दौरान, जब गाना सीखते सीखते मतलब गाना सीखने के दौरान जो है आपको टेक्निक की जरूरत पड़ती है। टेक्निक इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो अटमोस्ट जो है वो कभी भी अकेला नहीं आता है, अटमोस्ट हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑफ। याद रखना दोस्तों, ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। अटमोस्ट जो है वो अपने साथ हमेशा क्या लेता है, ऑफ अटमोस्ट, ठीक है। ऑफ मतलब जो अटमोस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। एक एरर यहां निकल गया, यहां पे व्हेन के बदले क्या आ जाएगा, व्हाइल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा मैंने बताया, क्योंकि के दौरान, उसी समय जिस दौरान आप सीखते हो, सिंगिंग सीखते हो, उसी दौरान आपको सीखने की, सिंगिंग की जो टेक्निक्स है, जो बारीकियां हैं, उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ठीक है। एडवाइस, एडवाइसेस द, ये यहाँ पे आपका कॉमा आ गया। तो देखो एडवाइस द रिनोन्ड म्यूजिशियन, नहीं, एक रिनोन्ड म्यूजिशियन जो है ये कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई। ये कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब है ये इनके लिए बना हुआ है, म्यूजिशियन के लिए बना हुआ है, ये सिंगल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइसेस। एडवाइस गलत हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एडवाइसेस। देखो कहाँ कहाँ एरर मिल गया हमारा, फर्स्ट में एरर मिल गया, व्हाइल लर्निंग होगा, ओके, हाउ टू सिंग, टेक्निक इज ऑफ अटमोस्ट, सेकंड में भी हो गया, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, एडवाइसेस द रिनोन्ड म्यूजिशियन, मतलब ए, बी और सी तीनों में आपका एरर हो गया दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें कि द सक्सेस इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑल्सो हाउ यू हैव रिटन देम। देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि द सक्सेस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होती है उसकी जो सक्सेस है वो किस पर निर्भर करती है, वो किस पर डिपेंड करती है, नॉट ओनली, नॉट दो बार हो गया इसीलिए कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड। देखो ये जो नॉट ओनली है आपका, ये जो नॉट ओनली है, देखो नॉट ओनली ये आपका पेयरिंग में आता है, किससे, नॉट ओनली जो है वो किसके पेयरिंग में आता है, वो आपके आता है बट ऑल्सो में, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे बराबर है, ठीक है। देखो द सक्सेस इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो डिपेंड करती है ना सिर्फ किस पर, व्हाट पेपर यू हैव सिलेक्टेड, किस प्रकार का पेपर आपने सिलेक्ट किया है, बल्कि, है ना, बट ऑल्सो, बल्कि किस पे डिपेंड करता है, ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। भाई पेपर आपने कौन सा सिलेक्ट किया है उस पर, ना केवल उस पर डिपेंड करती है, लेकिन किस ढंग से, किस तरीके से आप उस एग्जाम को देते हो, फेस करते हो, उसके ऊपर भी आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इसमें पूरे जो क्वेश्चन में हम बात किसकी कर रहे हैं आप ये ध्यान दो, मतलब इसमें आपका जो सब्जेक्ट क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द सक्सेस। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं। सक्सेस हमारा क्या है, सक्सेस हमारा है सिंगुलर नाउन। भाई सक्सेस क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है। अब आप देखो उसके बाद क्या लग गया, इन, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद क्या आ गया, सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। क्या हो गया भाई, प्लूरल नाउन हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, नाउन वन, उसके बाद अगर आपका आया प्रीपोजिशन, उसके बाद अगर आपका आया नाउन टू, उस कंडीशन में आपका जो वर्ब होगा कैसा होगा दोस्तों, वर्ब जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू नाउन वन, ठीक है। ये हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी सेम रूल देखा था, बहुत आते हैं इसके, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इस रूल के ऊपर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका प्रीपोजिशन होता है बीच में, दो दो नाउन होते हैं दोनों साइड में, और हमको क्या फर्स्ट नाउन के हिसाब से डिसाइड करना है कि हम लोग वर्ब कौन सा वाला लगाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये,
सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखो तो ये द सक्सेस आपका ये क्या है, ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो ऑब्वियसली वर्ब जो हमारा होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। मतलब आपका जो डिपेंड है वो क्या हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा। यहां पर हमारा एक एरर आ गया, ठीक, यहां पे एरर आ गया, डिपेंड के बदले क्या हो जाएगा, डिपेंड्स। नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव, ठीक है, यू के साथ हैव आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू हैव सिलेक्टेड, परफेक्ट टेंस का है, यू हैव सिलेक्टेड, बट ऑल्सो हाउ यू हैव रिटन देम, बट ऑल्सो हाउ यू हैव रिटन देम, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एरर था हमारा किसमें, ए वाला, ठीक, करेक्ट कर लिया। आगे चलते हैं, 10th वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो, इफ मोटरिस्ट विल नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, मोटरिस्ट का मतलब है जो गाड़ी चालक, जो वाहन चालक जो लोग होते हैं, एक से ज्यादा है, ठीक है, ये क्या है, इफ, देखो इफ आ गया, इफ आ गया, इफ का मतलब है ये कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। दोस्तों याद रखना, इफ के बाद जो सेंटेंस होता है, देखो कहां तक है कंडीशनल सेंटेंस, इफ मोटरिस्ट विल नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, यहां तक, ठीक है, आपका यहां से लेकर तो वहां तक जो है लास्ट तक आपका क्या है, वो आपका कंडीशनल सेंटेंस है। मतलब इफ के बाद जो फॉलो होता है सेंटेंस या क्लॉज, वो आपका कंडीशनल माना जाता है, ठीक है। पहले इसका मीनिंग देखते हैं, फिर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं। देखो, इफ मोटरिस्ट विल नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, कि अगर भाई वाहन चालक लोग जो है वो ट्रैफिक के रेगुलेशंस का पालन नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, तो क्या होगा, दे विल बी स्टॉप्ड। उस कंडीशन में क्या होगा कि उनको रोका जाएगा, उनको टिकटेड मतलब उनको, उनके ऊपर चालान कटेगा और उनको फाइन देना पड़ेगा, पेड दी फाइन। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि जब भी हम कंडीशनल, देखो ध्यान रखना दोस्तों, कंडीशनल जो सेंटेंस होता है नेवर कम्स इन फ्यूचर फॉर्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, रूल है कि कंडीशनल सेंटेंस जो है उसको कभी भी आपको फ्यूचर फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है दोस्तों। फ्यूचर फॉर्म में कंडीशनल सेंटेंस कभी नहीं आएगा। किस फॉर्म में आ सकता है, या तो आपका सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, या तो आपका सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा, या फिर आपका वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट, दोनों में से किसी एक फॉर्म में होगा, लेकिन याद रखना कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखना है। अब आप देखो, इफ मोटरिस्ट विल नॉट, तो ये विल नहीं आएगा, इसके बदले हम लोग लगा देंगे डू नॉट, ठीक है, सिंपल में लगा देंगे इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व, ठीक है, क्लियर हुआ। देखो किस तरीके से हमने पता करा कि कंडीशनल आया तो मतलब फ्यूचर नहीं आएगा, सीधा क्या लगाएंगे, इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशंस, आगे क्या, दे विल बी स्टॉप्ड, टिकेटेड एंड पेड अ फाइन। तो दे विल बी स्टॉप्ड, टिकेटेड एंड पेड अ फाइन के बदले, देखो यहां पर पेड फाइन आपका गलत हो जाएगा। देखो, दे विल बी स्टॉप्ड, उनको रोका जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, दे विल बी स्टॉप्ड, उनको रोका जाएगा, फिर कॉमा टिकेटेड, उनसे टिकट लिया जाएगा, और क्या किया जाएगा, एंड विल बी पेड, एंड विल पे अ फाइन। तो ये पेड अ फाइन के बदले यहां पे क्या हो जाएगा, एंड विल पे अ फाइन, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, एंड ये विल पे अ फाइन, क्या हो जाएगा दोस्तों, विल पे अ फाइन, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका पैटर्न चल रहा है यहाँ पे देखो, दे विल बी स्टॉप, उनको रोका जाएगा, उनसे टिकट कलेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे विल पे अ फाइन, वो फाइन भी पे करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, यहाँ पे दो एरर हमारा पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11th वाला। देखो 11th क्वेश्चन है, एरियाज ऑफ न्यू एग्रीमेंट। भाई एरियाज ऑफ न्यू एग्रीमेंट इंक्लूड्स एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिस्ट एक्टिविटीज in the region after the deadly and suicidal bomb blast, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एरियाज ऑफ न्यू एग्रीमेंट इंक्लूड्स, मतलब कुछ ऐसे नए एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है, कुछ नए एग्रीमेंट हुए हैं, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान दो, यहां पर आपका ये है एरियाज
ये आपका एरियाज जो है ये क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है भाई। कौन सा नाउन है, ये आपका प्लूरल नाउन है। देखो आप, ये एरियाज जो है ये कौन सा है, ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। एरियाज क्या है, प्लूरल नाउन। ऑफ क्या हो गया आपका, ऑफ आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, ऑफ आपका एडजेक्टिव हो गया। और ये जो न्यू एग्रीमेंट है ये सिंगुलर नाउन है। ये कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नाउन वन बीच में आपका प्रीपोजिशन, ठीक है ना, उसके बाद आपका नाउन टू। उस कंडीशन में वर्ब आपका किस पे डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू नाउन वन। नाउन वन के हिसाब से डिपेंड करेगा। तो देखो आप, नाउन वन हमारा क्या है, नाउन वन हमारा प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। एरियाज ऑफ न्यू एग्रीमेंट, ठीक है, इंक्लूड्स, ध्यान दो इधर, क्या हो गया, इंक्लूड्स। तो ये तो सिंगुलर है, बट हमारा नाउन वन क्या है, यहाँ पे ज्यादातर केसेस में नाउन आपका वन वाला सिंगुलर आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में जो है एरियाज एक से ज्यादा प्लूरल फॉर्म में आ गया, तो आपका एस कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या रहेगा, इंक्लूड। तो क्या हो जाएगा आंसर, एरियाज ऑफ न्यू एग्रीमेंट इंक्लूड एफर्ट्स टू कॉम्बेट टेररिस्ट एक्टिविटीज इन द रीजन, ठीक है, उसको रोकने के लिए, आफ्टर द डेडली एंड सुसाइडल बॉम्ब ब्लास्ट, आफ्टर दी डेडली एंड सुसाइडल बॉम्ब ब्लास्ट। बाकी पूरा हमारा करेक्ट है। किसमें एरर आ रहा है, फर्स्ट वाले में हमारा दोस्तों एरर आ गया। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 का मीनिंग हम लोग समझते हैं। द कमिटी रिवील्स दैट 400 एस्पायरेंट्स हैव क्लियर्ड द मेंस, ओनली वन फेल्ड अनफॉर्चुनेटली। ठीक, आई रिपीट इट अगेन। देखो, द कमिटी रिवील्स, कमिटी ने रिवील किया, क्या रिवील किया, दैट 400 एस्पायरेंट्स, एस्पायरेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द एग्जामिनेशन। तो 400 एस्पायरेंट जो है हैव क्लियर्ड द मेंस, उन्होंने मेंस क्लियर कर लिया। ओनली वन फेल्ड अनफॉर्चुनेटली, हुआ क्या कि केवल एक जो स्टूडेंट है वो क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली वो भी क्या हो गया कि फेल हो गया। चलिए देख लेते हैं क्या एरर है इसके अंदर। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, आप भी एक बार ट्राई करें, बताएं मुझे क्या एरर है, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन है बहुत आते हैं और हमने स्पेशली फोकस किया है किस पे, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस, जो बैंकिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उस पे हम लोगों ने फोकस किया है। चलिए बताइए क्या होगा। द कमिटी, देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इनके पार्ट ऑफ स्पीच निकाल लो, ठीक है भाई। द कमिटी हमारा क्या है, सबसे पहले क्या होता है, बहुत इजी है, पार्ट ऑफ स्पीच निकालो, बहुत आसान हो जाएगी चीजें। देखो आप, ये क्या है आपका, कमिटी जो है कलेक्टिव नाउन है। कमिटी क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई ये रिवील्स 400 हैव क्लियर्ड, एक साथ रिवील कर रही है, मतलब जॉइंटली अगर कोई काम हो रहा है कमिटी का, तो ये आपका सिंगुलर नाउन हो गया। क्या हो गया, ये सिंगुलर नाउन, या इसको आप सिंगुलर सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन, तो सीधी सी बात है वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, जो कि ये एस लगा है, मतलब एकदम करेक्ट है, ठीक है। यहाँ का हमारा स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। सो द कमिटी रिवील्स दैट, क्या रिवील करा कमिटी ने, क्या उसने एक निचोड़ निकाला कि 400 एस्पायरेंट्स, 400 जो एस्पायरेंट्स है, ध्यान देना कितने, 400 नंबर है, एस्पायरेंट्स एक से ज्यादा, एस आ गया, हैव क्लियर्ड दी मेंस। देखो हैव, तो ये दोस्तों ये जो वर्ब है ये किसके लिए है, ये आपका इस नाउन के लिए है, एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर एस्पायरेंट आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो उस कंडीशन में आपका वर्ब भी क्या होगा, वो भी आपका प्लूरल वर्ब होगा। मतलब ये दो स्ट्रक्चर हमारे, ये वाला स्ट्रक्चर भी एकदम करेक्ट है। आगे देखें, हैव क्लियर्ड द मेंस, इन लोगों ने क्या करा, मेंस को क्लियर कर लिया। अब ओनली वन, देखो दोस्तों ये नया सेंटेंस आ गया, ओनली वन, ध्यान देना, ओनली वन, तो ये वन जो है आपका वापस से सिंगुलर क्या हो गया, वापस से सिंगुलर नाउन हो गया। अब देखो यहां अगर आप देखोगे तो कंपनी रिवील्स दैट 400 हैव, ये आपका परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्लियर है। और ओनली वन फेल्ड अनफॉर्चुनेटली,
तो ये जो है वन, आज के देखो ये परफेक्ट टेंस, यहाँ पे वन फेल्ड और अनफॉर्चुनेटली, इसके बदले क्या हो जाएगा, वन हैज, क्या हो जाएगा, वन हैज फेल्ड अनफॉर्चुनेटली, केवल एक फेल हो गया वो भी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अब ये यहाँ पे डायरेक्ट वन फेल्ड क्यों आया, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो एक होता है आपका सिंपल पास्ट, ठीक है, एक होता है सिंपल पास्ट और दूसरा जो होता है, बहुत सारे बच्चे इन दो चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक होता है आपका सिंपल पास्ट जिसका फॉर्मूला आपका होता है सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बहुत सारे बच्चों को इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि सर कहाँ पे पास्ट टेंस लगाएं और कहाँ पे परफेक्ट टेंस लगाएं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जहां भी पुरानी कोई घटना है लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में उसकी बात हो रही है, आज के परिदृश्य में उसकी अगर बात हो रही है, तो आपको परफेक्ट टेंस लगाना है, पास्ट टेंस नहीं लगाना है। क्योंकि पास्ट टेंस का मतलब होता है केवल एक पूर्व की कोई घटना, ठीक है, लेकिन परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि पूर्व की घटना जिसका अभी वर्तमान में प्रेजेंट में कोई संबंध हो, ठीक है, प्रेजेंट के नजरिए से बोलना हो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया मैंने जो आपको समझाया, हैव यू अंडरस्टूड, आपने क्या, हैव यू अंडरस्टैंड, तो आपने क्या बोला, यस सर आई हैव अंडरस्टैंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि पुरानी बात है लेकिन अभी के परिदृश्य में आप बता रहे हो। तो यहां पर आप ध्यान दो कि कमिटी ने रिवील्स किया क्या कि 400 जो एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने क्या करा, हैव क्लियर्ड द मेंस, मतलब ये मेंस तो उन्होंने पहले क्लियर कर ली थी लेकिन कमिटी ने जो रिवील किया वो अब किया, आज किया, मतलब परफेक्ट का सेंटेंस आ गया। ठीक, ओनली वन हैज फेल्ड, तो ये जो बात बता रहा है कंटिन्यूटी, ये भी कमिटी बता रही है। कौन बता रहा है, कमिटी बता रहा है, अभी के परिदृश्य में बता रहे हैं। कौन सी घटना है सर, पुरानी घटना है। कब बता रहे हैं सर, अभी बता रहे हैं। कौन बता रहा है सर, कमिटी बता रही है। समझ में आया, तो भाई यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओनली वन हैज फेल्ड अनफॉर्चुनेटली। ठीक, क्लियर। चलिए, तो यहां हमारा लास्ट में एरर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया have so much been frustrated as today when the problems of unemployment are dominant। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, नेवर बिफोर, मतलब आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि क्या हुआ कि द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड, मतलब आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए एज टुडे, जो कि वो आज है। ठीक है, when the problems of unemployment are dominant, मतलब इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि आज ऐसी सिचुएशन आई कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने लगा, किसका, बेरोजगारी का। और इस प्रकार से जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो कभी वो इतिहास में पहले नहीं हुए थे। ठीक, मीनिंग क्लियर हुआ। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ये आपका नेवर बिफोर जो है, याद रखो, एक मैंने हार्डली एक वर्ड दिया था आपको, क्या दिया था, देखो मैंने बताया था हार्डली, या मैंने बताया था रेयरली, मैंने बताया था रेयरली, या एक वर्ड मैंने आप लोगों को बोला था सेल्डम। क्या बोला था, सेल्डम। या मैंने बोला था कि नेवर बिफोर। क्या है ये, नेवर बिफोर। दोस्तों इस प्रकार के कोई वर्ड से अगर आपका सेंटेंस शुरू होता है, क्या होता है, शुरू होता है, तो उस कंडीशन में आपको लगाना है रूल ऑफ इन्वर्जन। क्या लगाना है, रूल ऑफ इन्वर्जन। भाई रूल ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, रूल ऑफ इन्वर्जन होता है सर जी कि इसके बाद जो है आप सीधा अपना ऑक्सिलरी वर्ब लगाओ। क्या लगाओ, ऑक्सिलरी में, या फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ऑक्सिलरी लगाओ, हेल्पिंग लगाओ, एक ही बात है। प्लस उसके बाद फिर सब्जेक्ट
क्या लगाओ, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आता है कौन सा, मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का भी कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखो इसमें आप क्या लगा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के हिसाब से। अगर आप प्रेजेंट सिंपल, आप परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हो, पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हो। अब हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा, यहां पर देखो आप, नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड। देखो नेवर बिफोर आ गया, ठीक है, उसके बाद ये देखो द स्टूडेंट जो है ये आपका क्या हो गया, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया। और ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन, कहां गया मेन वर्ब, ये रहा, फ्रस्ट्रेटेड, ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप देखो कि ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वो इसमें कहां पे लिखा हुआ है, इंडिया हैव, यहां लगा है, तो यहां से हम लोग इसको हटा देंगे और इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसको, कहां पर, नेवर बिफोर के बाद में। कहां पर दोस्तों, नेवर बिफोर के बाद में। बस ये अपना करेक्शन हो गया। क्या करेक्शन है, देखो आप जरा, नेवर बिफोर have the students of India so much been frustrated as today when the problems of unemployment are dominant। dominant मतलब बहुत ऊपर, बहुत हावी, ठीक है, क्लियर है। क्या हो रहा है हमारा, नेवर बिफोर के बाद हैव आएगा, बस ये हमारा एरर है, बाकी सब पूरा सेंटेंस करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 says most of us are not aware of the fact that eating some wild varieties of mushrooms and noodles result in premature death। देखो क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर जो लोग हैं वो आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, वो इस सच्चाई जो है, ये जो फैक्ट है इसके बारे में वो जागरूक नहीं है, उसको उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ईटिंग सम वाइल्ड, की हम जो वाइल्ड वेराइटीज ऑफ कुछ मशरूम्स या नूडल्स है, अगर आप कुछ वेराइटीज, जंगली वेराइटीज होती है मशरूम्स और नीडल की, अगर उनको आप लोग खाओगे तो उससे हमारी मौत भी हो सकती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ अस, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्ट ऑफ अस, देखो आर, ये अस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नाउन हो गया आपका, या प्लूरल आपका प्रोनाउन हो गया, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आर आएगा, ठीक है, आर प्लूरल, ये आपका प्लूरल वर्ब हो गया, बराबर है। आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, इस सच्चाई के बारे में उनको अवेयर नहीं है, दैट ईटिंग सम, ध्यान देना दोस्तों, दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ईटिंग सम ऑफ द वाइल्ड वेराइटी। अब यहाँ पे ईटिंग जो है वो एक्शन की तरह यूज नहीं हो रहा है भाई, ईटिंग जो है आपकी वो कोई कार्य नहीं हो रहा है, वो क्या है आपका, कोई आपका नाउन की तरह उसको यूज कर रहे हैं हम लोग। मतलब ये जो ईटिंग है ये आपका जेरेंट है, क्या है यहाँ पर, ये आपका दोस्तों यहाँ पर जेरेंट है, जेरेंट। जेरेंट क्या होता है सर, पहली बार सुना, जेरेंट मतलब वर्ब के साथ आईएनजी वाले वर्ड्स, लेकिन शर्त क्या कि वो कहाँ यूज होना चाहिए, सब्जेक्ट की जगह या फिर ऑब्जेक्ट की जगह, तो उनको जेरेंट कहेंगे। हर किसी आईएनजी वाले वर्ब को जेरेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यार, या फिर जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वो जेरेंट, ठीक है, क्लियर है। तो देखो दैट आया, रिलेटिव है, उसके बाद नया सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है। नया सेंटेंस शुरुआत किससे हुई, ईटिंग से हुई। ईटिंग सम, क्या खाना, कुछ वाइल्ड मशरूम, तो भाई किस, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, क्या है ये सब्जेक्ट है, आईएनजी वाला है तो जेरेंट हो गया, ठीक। सम वाइल्ड वेराइटीज ऑफ मशरूम्स एंड नूडल्स, इस तरह का जब अपन खाएंगे तो उससे क्या रिजल्ट होगा, नतीजा क्या होगा, नतीजा होगा प्री मैच्योर डेथ, जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपका सब्जेक्ट जो कि किस फॉर्म में है, सिंगुलर, भाई जेरेंट वाला जो है सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये आपका इस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ब, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी आपका सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। भाई कौन सा होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। भाई सिंगुलर की पहचान क्या है, एस लगा दो सर, तो हमारा ये वर्ब क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब बन जाएगा।